हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेजर एचएस कल्सीज बालनोई एकेडमी। मैं रेशमा, आई एम अ फिजिक्स फैकल्टी हियर। तो आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छे 30 क्वेश्चन का सेट फिजिक्स का, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये ट्रिकी नहीं है, इजी नहीं है, बट ये वो क्वेश्चंस हैं जिन बच्चों ने अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके पढ़ा हुआ है उनके लिए इजी रहने वाला है। और जिनको नहीं भी आता है, जिनको कुछ प्रॉब्लम भी है, वो जब ये क्वेश्चंस देखेंगे तो उनको बताया जाएगा कि आप किस स्ट्रेटेजी के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का बहुत अच्छे क्वेश्चंस का सेट। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, लुक एट फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है, जिसमें स्टेटमेंट 1 बोलता है अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम बेंड टुवर्ड अ नॉर्मल एंड अ कॉन्वेक्स मिरर कैन बोथ रियल एंड अ वर्चुअल इमेज। थर्ड, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑफ कोर्स अगर आप इन तीनों स्टेटमेंट्स को देखें तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट में जाते हैं। दिस इज रेयर टू डेंसर। एज यू ऑल नोज, लाइट जो है वो सबसे ज्यादा स्पीड शो करती है एयर या वैक्यूम में, जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। अब क्या होता है, जैसे जैसे ये मीडियम में जाएगी, पार्टिकल्स मिलेंगे, तो स्पीड पर ऑफ कोर्स इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। तो अगर रेयर से डेंसर की तरफ जाएगी तो वो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स पर आए कि एयर से वाटर में जा रही, तो सपोज ये इसकी स्पीड थी एयर में, तो भाई डेंसर में आएगी तो स्पीड कुछ तो कम होगी, बिल्कुल कम होगी। अगर नहीं होना था कुछ चेंजेस तो ये स्ट्रेट निकल जा रही थी, बट क्योंकि डिफ्लेक्शन होगा यानी कि कुछ तो इफेक्ट होगा। तो खुद इमेजिन करो भाई, डेंसर में स्पीड कम हो जाती है ना, कम हो गई तो ये क्या होगा, थोड़ी बेंड हो जाएगी। अब यहां हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। व्हाई आई एम सेइंग इमेजिनरी, क्योंकि ये थी नहीं, ठीक है, हमने करी। क्यों करी? क्योंकि हमें जानना था कि इंसिडेंट एंगल कितना है, रिफ्रैक्टिव एंगल कितना है। तो आपने क्या देखा कि जब रेयर से डेंसर में गई तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, और ये स्टेटमेंट भी यही कहता है कि ये क्या हो जाती है, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। दैट्स मीन ये स्टेटमेंट तो भाई करेक्ट है, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जो कॉन्वेक्स मिरर है ये दोनों तरह की इमेज बनाता है, रियल भी और वर्चुअल भी, जबकि कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की इमेज बनाता है, दैट इज वर्चुअल, है ना, जैसे प्लेन मिरर बनाता है। तो यहां करेक्शन करके अगर कनकेव बोलते तो स्टेटमेंट करेक्ट होता, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। थर्ड पर आइए, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बिल्कुल ठीक है, कहां पड़ा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड स्टेटमेंट है, तो ये वाला भी करेक्ट है। मतलब फर्स्ट और थर्ड हमारे काफी करेक्ट है, मतलब ऑफ कोर्स करेक्ट है। सेकंड वाला रॉन्ग है, तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना जिसमें 1 और 3 करेक्ट है, सेकंड फॉल्स है। यस, दैट इज अवर सी क्वेश्चन, जिसमें सॉरी सी ऑप्शन है, जिसमें 1 और 3 करेक्ट है और सेकंड वाला आपका रॉन्ग हो गया। देखो कोई भी क्वेश्चन अगर आपने करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, जितना भी उससे रिलेटेड आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना, वो सबको फ्रेम कर लेना चाहिए, है ना। कई बार क्या होता है, बहुत सारी छोटी छोटी इजी सी चीजें होती है, हमें लगता है ऑफ कोर्स ये तो आती होंगी, लेकिन ऐसे ना इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज में और स्टेटमेंट्स में बहुत डिफरेंसेस आ जाता है, ठीक है। तो चलिए ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड और थर्ड दोनों एक साथ ले लेते हैं। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। लुक एट दिस सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है कि द पावर ऑफ अ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ये बिल्कुल सही है ना, हमने यही तो पढ़ी है पावर की डेफिनेशन। पावर जो है वो फोकल लेंथ का इनवर्स प्रोपोर्शनल यानी कि 1/f है। बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब भाई फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं। कहते हैं व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वैक्यूम टू एयर इट्स बैंड अवे फ्रॉम अ नॉर्मल। देखो क्या हुआ, वैक्यूम में स्पीड सबसे ज्यादा थी, एयर क्या हुआ, वैक्यूम के कंपैरिजन में जो एयर है वो डेंसर है, ये रेयर है। तो रेयर से डेंसर में जाने पर क्या होगा, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, है ना। तो ये कह रहा है अवे फ्रॉम अ नॉर्मल, मतलब सेकंड स्टेटमेंट में रॉन्ग हो गया। हाँ ये करेक्ट हो जाता अगर एयर टू वैक्यूम बोल रहे होते, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट पर आते हैं, ऑप्शन स्टेटमेंट 3 पर। कहता है द मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर का फॉर्मूला है माइनस का v/u और hi अपॉन HO, मतलब इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट। तो यहाँ पे जो रेशियो है वो इसने इमेज डिस्टेंस को बोला है। यस, दिस इज द इमेज डिस्टेंस एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट। तो वी कैन से यस, ये करेक्ट है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे माइनस नहीं बोला, भाई इसने ना थ्योरेटिकल इसको एक्सप्लेन किया है, अभी डायरेक्शन वाइज नहीं बोला, इसलिए वी कैन कंसीडर इट करेक्ट।
तो फर्स्ट और थर्ड वाला आपका जो है वो करेक्ट हो गया अभी, है ना। हालांकि थर्ड वाले में स्टेटमेंट में नीड अ करेक्शन, क्या करेक्शन मतलब, करेक्शन मतलब ऐसी हमारी ऑब्जर्वेशन है कि ये नेगेटिव नहीं है। अब देखते हैं क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें वन करेक्ट और सेकंड और थर्ड, या फिर वन और थर्ड करेक्ट है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं, कहते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, रॉन्ग। फिर कहता है स्टेटमेंट 1 एंड 2 एंड करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी रॉन्ग है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सेकेंड एंड थर्ड फॉल्स है। अभी हमारे पास ये वाला ही ऑप्शन जो है मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट लग रहा है। अभी हम नेक्स्ट पर आते हैं। ऑल थ्री स्टेटमेंट्स तो ट्रू नहीं हो सकते, इसलिए वी विल गो विद दिस, दैट मीन यहां पर इस साइन को कंसीडर करके ऑप्शन बनाया गया। तो चीजों को समझना पड़ेगा किसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, राइट। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। देखिए जनरली क्या होता है ना, जब आप थ्योरी में भी एक्सप्लेन कर रहे हो तो नेगेटिव साइन अगर ऑप्टिक्स में आता है तो उसका मतलब क्या होता है कि लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो इसलिए यहाँ पर इसको कंसीडर करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखो पहले ही लिखकर चलिए कि फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। दूसरा यहाँ पे मेंशन भी करा है कॉन्वेक्स लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो ये तो पॉजिटिव आ गई। कहते हैं एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, यानी जो यू है वो -30 हुआ। यू यानी ऑब्जेक्ट जो है ऑलवेज प्लेस्ड फ्रंट ऑफ द लेंस, और जो भी इधर वाले डिस्टेंसेस है मतलब रे ऑफ लाइट के अपोजिट वाले हो गए वो सारे के सारे माइनस होते हैं। इसमें मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है ना कौन से प्लस आने चाहिए कौन से माइनस आने चाहिए, तो बहुत ईजी से ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबने पढ़ी हुई है, इसको कंसीडर कर लीजिए। इधर वाले सारे डिस्टेंस टेकन पॉजिटिव, इधर वाले सारे डिस्टेंस टेकन नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट इधर रखा दैट्स व्हाई टेकन नेगेटिव, राइट। ये ट्रिक है, इसके थ्रू आप रिकॉल कर सकते हो। अगर आप कंसेप्ट पूछना चाहते हो क्यों नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इसलिए है क्योंकि लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ लेते हैं। अब कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म, मतलब अब इमेज यानी वी निकालेंगे, वी के साइन से हम रिकॉग्नाइज करेंगे भाई वी का नेचर कैसा है। तो चलो सबसे पहले क्या लगा देना है, सबसे पहले लगा देना लेंस फॉर्मूला। क्या था लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही था भाई। चलो लगा दो, दिस इज 1/20 इज इक्वल 1/v माइनस, और ये माइनस का 30 है तो ये प्लस का 30 हो गया, ठीक है। ये इधर आएगा 1/20 माइनस का 1/30, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 63 माइनस 2 यानी कि 1/60 इज इक्वल 1/v, यानी हमारा v आ गया 60 एंड 60 इज इन अ प्लस साइन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस, देखो आप वापस से यहाँ पर आएंगे और यहाँ देखेंगे कि इधर वाले सारे डिस्टेंस टेकन पॉजिटिव है ना, तो जब ये लेंस होता है तो इधर वाली इमेज को हम रियल इमेज बोलते हैं। तो ये 60 सेंटीमीटर पर बन रही है और रियल इमेज बन रही है। तो अभी पहले हमने यही देखा कि हमारे पास 60 के दो ऑप्शन है, यानी इन दोनों को हम एलिमिनेट करेंगे। अब दोनों को ध्यान से देखेंगे, कहते हैं सेम साइड ऑफ लेंस, वी सेड नो, ये अपोजिट साइड ऑफ लेंस है, दैट्स व्हाई ये वाला करेक्ट है, ए वाला क्या हो गया रॉन्ग। रियल इन्वर्टेड इन लार्ज ये भी आप निकाल सकते हैं, रियल तो आपने निकाल ही दिया। इन्वर्टेड इन लार्ज के लिए आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा देंगे V/U। लेंस में याद रखना ये जो फॉर्मूला होता है ना मैग्निफिकेशन का, ये सिंपल V/U होता है, ठीक है। इतनी ऑब्जर्वेशन या इतना निकालने की जरूरत हमें इसलिए नहीं पड़ी इस क्वेश्चन में क्योंकि हमारे ऑप्शन में ही ये डिटेल्स मेंशन है और ऐसा एग्जाम में होता भी है ना। तो चलिए ये थे फर्स्ट थ्री क्वेश्चन, होप आप लोगों को समझ में आए और कैसे सॉल्व करने वो भी समझ में आया। चले अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये रहे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच डिफेक्ट ऑफ अ विजन अकर्स ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ अ सिलियरीज मसल्स इन एज। देखो होता क्या है ना, जो हमारी फोकसिंग डन एक्यूमुलेशन जिसको हम लोग बोल देते हैं कि भाई दूर का देखना पास का देखने का जो अरेंजमेंट्स आपकी आंख में हो रहा है ये सब सिलियरीज मसल से हो रहा है, क्योंकि जो सिलियरीज मसल्स है ये आपके लेंस को होल्ड करे हुए है ना, तभी तो आप फोकस कर पा रहे हो, है ना। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देख रहे हो आंख को छोटा कर रहे हो, पास में कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हो आंख को बड़ा कर रहे हो, ये सारा रोल कौन कर रहा है, कौन करा रहा है ये आपके आई में फोकसिंग, ये सारा काम करा रही है मसल जिनको हम बोलते हैं सिलियरीज मसल। अब अगर ये सिलियरीज मसल्स लूज हो जाए, जर्नली बोला जाता था जो एज इफेक्ट होता है उसकी वजह से होती है, बट अब तो स्क्रीन टाइम से भी कहीं ना कहीं इस पर इफेक्ट पड़ रहा है ना। तो अगर अब मतलब
एनी किसी भी तरह से, किसी भी मेडिकल रीजन से या फिर एजिंग इफेक्ट से या जो भी है, अभी हम सिर्फ ये कंसीडर करते हैं कि भाई सिलियरीज मसल लूज हो गए, तो इमेजिन करो सिलियरीज मसल लूज हो गए तो क्या होगा ये ना तो आप बहुत डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट देख पाओगे, ना ही आप बहुत नियर का ऑब्जेक्ट देख पाओगे, राइट। तो ऐसे में क्या होगा, जो फॉल्ट होगा वो दोनों विजन में आएगा, है ना, दूर में भी आएगा और पास में भी आएगा। ऐसे फॉल्ट को बोलते हैं प्रेस बायोपिया, है ना, बायो मतलब दोनों आ रहे, प्रेस बायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया। देखो ये इनमें क्या होता है, दिस इज कॉल्ड नियर साइड, नियर का दिखाई दे रहा है, डिस्टेंस का नहीं, इसमें डिस्टेंस का दिखाई देता है, नियर का नहीं, तो दैट्स व्हाई वी विल गो विद द ए शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब भाई u को ले लो माइनस का 10 ले लिया, ओके। अब कहता है इन अ फ्रंट ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस, अच्छा कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस इज म्यू दैट इज 1.5। कहता है बोथ द रेडियाई ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ लेंस इज 20 सेंटीमीटर, यानी R1 भी 20 है और R2 भी 20। अच्छा यहाँ जो बात मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो ये है, जब आपके पास R1 R2 दोनों की 1 हो तो याद रखना R2 जो होती है वो इधर वाले, जैसे अगर ये मेरा लेंस है तो इस वाले लेंस की जो होगी वो होगी आपकी ये वाली रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसकी जो होगी वो होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस। तो फर्स्ट ये वाला आ रहा है ना, इसलिए दिस इज R1 एंड दिस इज R2, मतलब ये 1 है और ये 2 है, 1 इज टेकन पॉजिटिव एंड 2 इज टेकन नेगेटिव, तो ये वाली जो है ये हमेशा हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है भाई। लगा दे फॉर्मूला, तो दिस इज 1/f इज इक्वल टू, पहले क्या निकालना है ये तो देख लें, कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म, मतलब ओवरऑल आपको v निकालना है, तो v निकालने के लिए आपको लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v और 1/u माइनस वाला, बट यू डोंट हैव f, तो पहले f निकाल लीजिए। तो f का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1/r1 माइनस का 1/r2, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, ये आ गया 1.5 माइनस 1 दैट्स मीन 0.5 इनटू दिस इज 1/20 प्लस 1/20 यानी कि 2/20 और ये हो गया 10, ये यहां से ये 20, तो इसका मतलब फोकल लेंथ आ गई हमारी 20, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो याद रखना कॉन्वेक्स है, इट्स ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। अब आपने लगाया आपका लेंस फॉर्मूला, दिस इज 1/20 इज इक्वल 1/v एंड दिस इज माइनस का 10 होकर प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे जैसे अभी पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, 1/20 माइनस 1/10, LCM is 20, this is 1 minus 2, दैट्स मीन माइनस का 1/20, v जो है वो आपका 20 सेंटीमीटर आया विद नेगेटिव साइन। अब इन इमेज का नेचर बताना हो तो कैसी होगी, इट्स अ वर्चुअल इमेज, राइट, बट यहाँ ये सब नहीं पूछा, दैट्स व्हाई वी विल गो विद द डायरेक्ट आंसर एंड दिस इज अ -20, ठीक है भाई। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, what happened to the frequency and the wavelength when a light passes from rare to denser medium। देखो हमेशा याद रखना कोई भी वेव हो जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, ठीक है, यानी मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है ना, और मीडियम चेंज करने से कहाँ इफेक्ट आ रहा है, स्पीड पर इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट हैपेंड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेवलेंथ व्हेन लाइट पासेस थ्रू, मतलब ही इज ओनली टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी, है ना, एंड 1 इज वेवलेंथ, तो मतलब अभी हमने पहले ही पता चल गया फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी और वेवलेंथ हमारी चेंज हो जाएगी। लेट्स सी द ऑप्शन। ए ऑप्शन कहता है वेवलेंथ रिमेन अनचेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज, अपोजिट होना चाहिए था। दे आर इंडिपेंडेंट, बिल्कुल भी नहीं, वेवलेंथ इंडिपेंडेंट नहीं होती, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी चेंजेस नो, वेवलेंथ चेंज बट फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज, दैट मीन डी शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। डी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। होप चीजें समझ में आ रही। देखिए ये जो टर्म्स है ना ये बहुत बेसिक वाले टर्म्स है, बहुत बार क्या होता है ना स्टूडेंट्स को ये फ्रीक्वेंसी को भी कंसीडर करके चल लेते हैं ना, हम लोग अपनी इमेजिनेशन में रह लेते हैं कि भाई ऐसे हुआ होगा, मीडियम ऐसे रहा होगा तो लाइट जल्दी मोशन कर रही होगी या लेट में मोशन कर रही होगी। एक्चुअली फ्रीक्वेंसी उसकी खुद की प्रॉपर्टी है ना, तो जो खुद की वेव की प्रॉपर्टी होती है वो चेंज नहीं कर सकते आप मीडियम को चेंज करके,
लेकिन अगर चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? तो अगर हमें चेंज करना होगा तो हमें जो हमारी वेव है उसकी इनिशियल प्रॉपर्टीज चेंज करनी पड़ेगी। इनिशियल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो वेव है उसकी जो मोशन स्पीड है, दैट्स मीन जैसे रेडिएशन रेंज है उसको चेंज करना पड़ेगा। द सोर्सेज जहां से वो जनरेट हो रही वहां से एनर्जी लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब ये उसकी बहुत इनिशियल प्रॉपर्टी है, ये मीडियम के अकॉर्डिंग स्पीड पर नहीं जाएगी। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? याद रख लीजिएगा इसको। अगर साथ में पेन आउट कर रहे हैं तो प्लीज लिख लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स ऑन अ स्पीड ऑफ लाइट, दैट्स व्हाई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ठीक है, किसी भी वेव की। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लुक एट दिस, योर 7th क्वेश्चन। व्हेन अ व्हाइट लाइट passes through a glass prism, violet deviates the most and the red light least। तो इसके लिए बना के देख लो, ये रहा आपका प्रिज्म, ये रे ऑफ लाइट यहाँ से ये 7 कलर में स्प्लिट हुई, आगे चला, ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो रेड सबसे ऊपर होता है, वॉयलेट सबसे नीचे। तो अगर कोई रिफ्लेक्शन ना होता तो स्ट्रेट निकलती। तो ऑफकोर्स सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हुआ? वॉयलेट का। सबसे कम किसका हुआ? रेड का। तो इसने यही कहा ग्लास प्रिज्म में जाते हैं तो वॉयलेट कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा होता है और रेड का कम। तो वी सेट बिल्कुल ठीक है। किससे पता चला? डिस्पर्सन पर, है ना, प्रिज्म के थ्रू। नेक्स्ट कहता है जो डिस्पर्सन ऑकर होती है बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म मटेरियल इज सेम फॉर ऑल कलर्स। देखिए डिस्पर्सन जो हो रहा है ये सब कलर के लिए सेम नहीं होगा। अगर सेम होता तो ये वेरिएशन ही ना होता, है ना। मतलब ये रेड अलग वॉयलेट अलग, ये स्प्लिटिंग टर्म ना होता। और स्प्लिटिंग अगर होता मतलब अगर ये डिपेंडेंट कर रहा होता, मे बी स्प्लिट भी हो रहा होता, तो सब एक ही पाथ से जा रहे होते। और आप देखो यहाँ पर वेरिएशंस है, रेड सबसे ऊपर है, वॉयलेट सबसे नीचे। तो इसका मतलब ये सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है। तो हमें देखना है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट एंड द सेकेंड इज फॉल्स, दैट्स व्हाई वी विल गो विथ सी, राइट? सी शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। और कितने 7 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब हम आ गए कहाँ आ गए हम लोग? हम आ गए हमारे 8th क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 8th क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट ए जो कि असर्शन है इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट आर, यानी रीजन वाला, है ना। तो मार्क करना है चॉइस वाला ऑप्शन। तो पहले ना हम दोनों स्टेटमेंट को पढ़ डालते हैं। तो पहला वाला असर्शन कहता है द इमेज फॉर्म्ड बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देखो TIR बोलते हैं, इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों टर्म आ जाते हैं। तो अगर बाई चांस यहाँ पर रिफ्रैक्शन भी हो तो वो भी करेक्ट है, ठीक है। इज मच ब्राइटर देन द फॉर्म बाय अ मिरर और एब्सोल्युटली राइट। देखो TIR की जो प्रॉपर्टी है ना वो प्रॉपर्टी यही है कि TIR में क्या हो रहा है, इमेज बहुत ब्राइट हो रही है। ब्राइट इन द सेंस ब्राइटनेस के साथ ग्लो करती बन रही है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप सबने अपनी अपनी लाइफ में जरूर डेफिनेटली देखा होगा, अभी भी देख ही रहे होंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नहीं है तो आजकल में भी देख सकते हो क्योंकि अभी भी जो हमारा एनवायरनमेंट है इसमें इजीली दिख जाता है। टर्म इज मिराज, है ना। मिराज जैसे दिस इज द इल्यूजन ऑब्वियसली। जैसे आप किसी हाईवे पर जा रहे हैं ना, हाईवे में क्या होता है इधर उधर क्राउड नहीं होता तो एयर जो है वो ट्रैप होने की टेंडेंसी रखती है, इसलिए वहां जल्दी दिख जाता है, इजिली दिख जाता है। तो अगर आप किसी हाईवे पे जा रहे हैं तो आपने देखा होगा ना, दूर से आपको ऐसा लगता है कि पानी पड़ा हुआ है बहुत सारा, है ना। पास जाके देखा तो पानी है ही नहीं। दैट्स मीन ये एक इल्यूजन है। इस इल्यूजन को हमने नाम दिया मिराज, जो ड्यू टू हॉट क्लाइमेट हुआ। ऐसे ही ड्यू टू कोल्ड क्लाइमेट कभी जाओ आप किसी वाटर बॉडी के साइड से मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, तो आप देखोगे कि वाटर के ऊपर फॉग सा दिखाई देता है ना। फिर अगर वहां से आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट अपनी एक्चुअल मतलब जो उसकी पोजिशन है उसे थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है ना, उड़ता हुआ दिखाई देता है, समथिंग लाइक दैट। तो इन सब में जब आप इमेज देखते हैं ना बहुत ब्राइट होती है। और अगर चलो ये दोनों एग्जांपल्स भी आपने नहीं देखे तो मैंने भी बोला ना कि आप अपने घर में भी आराम से देख सकते हो, मतलब आज नहीं कल नहीं, मतलब कभी भी देख सकते हो। एग्जांपल सुन लीजिए पहले। क्या होता है, आपका ग्लास है कांच का ना, तो वो ना क्रैक है बीच में से, सपोज, ठीक, आपने उसमें वाटर फिल करा और आप उसे धूप में लेकर गए तो आपने नोटिस करा होगा जो क्रैक वाला पार्ट है ना वो ज्यादा ब्राइट होता है ना। तो वो जो ब्राइट हो रहा है वो अब देखो था तो ट्रांसपेरेंट मीडियम, रे ऑफ लाइट को निकल जाना चाहिए था, लेकिन जो क्रैक पार्ट है वहां से TIR हुआ। तो यस, ओवर ब्राइटनेस में भी, डायमंड की बात ले लो, डायमंड पे इवन आता भी है ना क्वेश्चन कि ओवर ब्राइटनेस इन अ डायमंड, तो डायमंड में बहुत ज्यादा चमक है। उन सब के पीछे जो रीजन है वो एक ही है, दिस इज योर TIR। तो यस द फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है भाई। आगे आते हैं। देयर इज नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ
ऑफ डाला नहीं, लेकिन फिर भी ऑफ अगर हम इन सेंस भी ले लें, भाई लाइट ही तो जा रही है और क्या जा रहा है, इन अ TIR। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, TIR की कुछ कंडीशंस होती है। फर्स्ट कंडीशन, रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम कहाँ से, डेंसर से रेयर में आनी चाहिए, ठीक है, सेम मीडियम होना चाहिए और लाइट की इंटेंसिटी रिमेन सेम, है ना, मीडियम सेम है तो इंटेंसिटी जनरली सेम रहती है। तो वी सेड यस, तो बोथ करेक्ट हैं और आर ने उसकी एक्सप्लेनेशन को भी करेक्ट दिया है, इसलिए वी विल गो विद दिस, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, जो प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन अ फ्रंट ऑफ लेंस, जिसकी पावर है +5। देखो पावर गिवन है तो फोकल लेंथ निकाल लो। कैसे निकालोगे, फोकल लेंथ आ गई 1/5, इसका मतलब 0.2। डायोप्टर में है मतलब कि ये मीटर में है, और अगर मुझे इसे सेंटीमीटर में करना है तो ये हो गई 20 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है मुझे, डायमीटर ऑफ अ इमेज। तो मेरे पास ये u गिवन है ना, u जो होता है वो आपका होता है -10 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, तो पहले मैं v निकालूंगी। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करती हूँ, फॉर्मूला लगाना है मुझे। तो 1/20 इज इक्वल 1/v एंड दिस इज -10 होके 1/10 हो जाएगा, ये इधर आएगा। दिस इज 1/20 माइनस का 1/10 इज इक्वल टू 1/v। तो ओवरऑल 20 लिया एलसीएम, दिस इज 1 - 2, दैट्स मीन माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 1/v। तो v जो आ गया वो आ गया माइनस का 20, ठीक है, ये कितना आ गया हमारा 20। तो अब हमारे पास v हो चुका है, हमारे पास u है, हमारे पास ऑब्जेक्ट की डायमीटर है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मैग्निफिकेशन का। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है v/u इज इक्वल hi/ho। तो v की जगह यहाँ पर आ जाएगा आपका दिस इज 20, u की जगह आपका आ जाएगा दिस इज 10। और साइन के बारे में अगर बात करें तो भाई u भी माइनस में है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। और ऑब्जेक्ट की दिस इज 6 एंड ये हमें निकालनी है डायमीटर, ये इधर चला गया, इनटू 6 में हुआ, दिस इज दैट इज 12। क्या 12 हमारे ऑप्शन में है, बिल्कुल हमारे ऑप्शन में ए ऑप्शन इज 12 सेंटीमीटर, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाया, हो सकता है आपको कैलकुलेशन लग रही होगी क्या इतनी खिचड़ पिचड़ कर दी है ना, तो कैलकुलेशन तो आपकी खुद की है, मैं तो यहाँ पे फॉर्मूला आप लोगों को बता रही हूँ। तो एक फॉर्मूला मैंने फोकल लेंथ का लगाया, एक फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का, और एक फॉर्मूला लगाया है भाई लेंस का, है ना। लेंस देखो दो फॉर्मूले होते हैं, मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में प्लस आ जाता है, लेंस फॉर्मूला में माइनस आता है, तो कंफ्यूज होने का नहीं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है भाई, डन हो गया, बहुत बढ़िया, डन हो गया। अब हम आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन। देखते हैं 10th क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है टू आइडेंटिकल थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस जिनकी फोकल लेंथ f है आर केप्ट कोएक्सियली इन अ कॉन्टैक्ट विद ईच अदर दैट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज f1। मतलब 1/f1 इज इक्वल 1/f प्लस 1/f, है ना। तो ये कितना हो गया, 1/f1 इज इक्वल 2/f ओवरऑल, f1 इज इक्वल टू f/2। ये आ गया फर्स्ट रिलेशन, ठीक है। अब फिर इसने आगे कहा व्हेन द स्पेस बिटवीन द लेंस इज फिल्ड विद द ग्लिसरीन, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 सेम एज अ ग्लास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिया भाई, द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज f2। तो ध्यान से समझना बात, यहां पर क्या हुआ, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, रीजन बताऊंगी क्यों लिखा डायरेक्ट। क्या होता है जब सेम मीडियम होता है ना, जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है तो क्या हो जाता है, पावर 0, फोकल लेंथ इनफिनाइट हो जाती है। तो एक जो फोकल लेंथ हो गई वो 1/इनफिनाइट होकर 0 में निकल गई, दैट्स व्हाई ये f2 जो है ये f आ गया। बात बहुत इंपॉर्टेंट सी थी, लेकिन अगर ये बात नहीं पता तो ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। 3 कंडीशन से मैं फटाफट बता देती हूँ, आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगर तीनों की दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, राइट, तो इसमें पावर 0 हो जाती है और फोकल लेंथ इनफिनाइट हो जाती है, ठीक। अगर म्यू इज ग्रेटर देन म्यू डैश, दैट इज म्यू डैश इज कंसीडर कर रही हूं मैं मीडियम को, और म्यू इज लेस देन म्यू डैश, इन दोनों केस में पावर डिक्रीजेस, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। और अगर ये थर्ड वाला केस हुआ तो ये तो होगा ही होगा, साथ में लेंस चेंज इट्स नेचर, मतलब कन्वर्जिंग का डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग का कन्वर्जिंग। तो हमें इन दोनों का रेशियो लेना था, क्या लेना था, रेशियो ऑफ f1 एंड f2। यहीं पे ले लेते हैं, तो ये कितना आ गया आपका 1:2,
ठीक है, तो 1:2 इज इन अ सी पार्ट में आ जाएगा आपका, मतलब सी ऑप्शन में आ जाएगा 1:2। एक बात आपको और बता दूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है यानी आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता थी और आप इसको सॉल्व करते कौन से, आपका लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते हैं ना, जो हमने लेंस मेकर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगा के फिर सॉल्व करके निकालते, तो एक बात बता दें आपको, अगर आपको कंसेप्ट नहीं होता तो आपका ये आंसर रॉन्ग हो जाता है, आपका जो आंसर आता है 1:1 समथिंग आ जाता। दैट इज द, मतलब एग्जैक्टली ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है। अब सोचो, अब क्या होता है ना, बच्चे सोचते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि यार हमें ना न्यूमेरिकल्स में जाना, न्यूमेरिकल्स में जाना है, लेकिन मैं हमेशा ऐसा बोलती हूँ पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल पार्ट कीजिए। क्योंकि अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करे हुए थे, है ना, बेसिक वाली वो थ्योरी वाली चीजें नहीं पढ़ी हुई थी, तो आपके लिए ये क्वेश्चन चेंज था, है ना, क्योंकि आपने बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई, आपको रूल पता है, इसलिए आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। देखो ये वाला पॉइंट हमारे लिए कितना इजी हो गया, नहीं तो इतनी सारी कैलकुलेशन करके निकालते तब भी रॉन्ग ही निकलता, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 11th क्वेश्चन है ये हमारा, द कैटरपिलर स्टार्ट ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर आवर। देखो यानी उसमें इनिशियल वेलोसिटी हो गई ना कितनी, 1 मीटर पर आवर, इफ द रेट एट विच द स्पीड चेंज इज 0.1 मीटर पर सेकेंड, आवर है, सॉरी आवर, तो ये क्या हो गई, ये एक्सेलरेशन हो गया 0.1 मीटर पर आवर स्क्वायर। तो आपको बतानी है फाइनल स्पीड, फाइनल स्पीड बोले तो v निकालना है, अगर t आपके पास 10 आवर्स है। कौन सी इक्वेशन लगाओगे, लगा दो फर्स्ट वाली, v इज इक्वल टू u प्लस at, और v की जगह आपने मतलब निकालना है ऑफकोर्स v, u की जगह 1 लिया, दिस इज 0.1 मल्टीप्लाई 10, दैट्स मीन 1 + 1, मतलब ये आ गया हमारा 2 मीटर पर आवर। क्या 2 मीटर पर आवर हमारे ऑप्शन में है, वी सेट बिल्कुल है, और ये रहा ए। कौन सी इक्वेशन से करा, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट वाली लगाई और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स हैं तो आप बिल्कुल रॉन्ग सोच रहे हैं, क्योंकि इनको हम न्यूमेरिकल कैटेगरी में बिल्कुल नहीं डालते, इनको हम बोलते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। चले आगे बढ़े, 11th क्वेश्चन तक डन हो चुका है, लेट्स मूव आगे आते हैं, आगे ये रहा, ये 12th क्वेश्चन है, पहले सिर्फ हम 12th ही देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट में देखेंगे। यहाँ पर एक साइड डिवाइसेस है और एक साइड कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है, मतलब ये जो डिवाइस है ये एनर्जी का कन्वर्जन कर रहे हैं, तो कौन कौन सी एनर्जी का कर रहे हैं। पहली चीज जरूरी नहीं है कि आपके पास 4 ऑप्शन हो एंड आपको 4 के 4 आते हो, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको नहीं आ सकते, ऑफ कोर्स आ सकते हैं, बट जनरली अगर क्वेश्चन में ऐसा है कि आपको 4 के 4 नहीं आ रहे तो डोंट वरी, थ्रू द एलिमिनेशन आप इसको कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूं तो बहुत सारी बार एग्जाम में आ चुका है आपका बल्ब, है ना, तो बल्ब आपको लाइट एनर्जी देता है, ये बात सब जानते हैं ना, लाइट एनर्जी वाला ऑप्शन ही एक लग रहा है, तो मतलब ये हुआ बी का 4th। अब मैं देखूंगी यहाँ पर मेरे ऑप्शंस में कौन सा है बी का 4th, तो मुझे तो एक मिल गया और ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया, मतलब मुझे एक पता था, उसी से मेरे सारे सॉल्व हो गए। फिर भी मैं और बताती हूँ, जैसे विंड मिल है, विंड मिल में क्या हो रहा है, ऑफ कोर्स इतनी तेज मोशन कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। फिर इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है, आपके पास केमिकल होता है जिसको आप यूज करके इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करें। माइक्रोफोन जो साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है ना, साउंड एनर्जी, आपने कोई बात बोली वो आगे बहुत सारी नहीं हो रही, बहुत ज्यादा हो रही है, लाउड हो रही है, ठीक है। तो आपने देखा कितना इजी हो गया, एक से ही पता चल गया मुझे कि ये क्वेश्चन कैसे होना था। आगे बढ़ ले, चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है नेक्स्ट, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ड्यू टू पोजीशन को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, हाँ। कहते हैं द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेस इफ वर्क इज डन बाय अ सिस्टम अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स। अभी पहले थोड़ा सा बताती हूँ आपको, कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहे होते। अब पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहे लेकिन पोजीशन वाइज डिपेंड कर रहे हैं, तो वी सेड यस, ये एक्चुअली डेफिनेशन है, ये करेक्ट हो गया। फिर कहता है फ्रिक्शनल फोर्स ना, फ्रिक्शनल फोर्स जो आपका होता है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, सो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज अ फ्रिक्शन। नो, एक्चुअली फ्रिक्शन फोर्स तो हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, विच इज कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन अ पाथ, इसका मतलब ये तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, यहीं से स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो वी सेड फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड वाला इनकरेक्ट है, मतलब ए वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। डन,
चलिए नेक्स्ट पर आते हैं. अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, व्हाट हैपेंड टू इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी एज इट मूव टुवर्ड्स इट्स हाईएस्ट पॉइंट. देखिए बहुत ध्यान समझना, जब आप किसी भी बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, थ्रो कराते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही होती है, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही होती है. सम हमेशा सेम रहता है इनका, उसे बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट. तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, पोटेंशियल इंक्रीज हो रही है. देख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, दिस इज राइट. और अगर इट्स मूव, अगर ये बोलता कि वापस ग्राउंड में आ रही है, अर्थ पर आ रही है, तो क्या होता, तो उल्टा हो जाता. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होती और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होती, डिक्रीज हो रही होती है ना. पोजीशन वाइज है, हाइट धीरे धीरे कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो गई. चलिए भाई 14 क्वेश्चन हो चुके हैं. अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं. कहता है हाउ डज द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन लुक लाइक. देखो दैट इज, जब भी आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे और वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन है तो उसका पाथ हमेशा यही वाला जाता है ना. स्ट्रेट लाइन तो हमेशा कांस्टेंट के लिए होता है, ये कांस्टेंट नहीं, यूनिफॉर्मली है, मतलब एक समान से बढ़ता जा रहा है, तो ये पैराबोला हो गया. दिस इज पैराबोला. यहाँ पर आते हैं पार्टिकल्स मूव्स अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन. ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल वेयर इट इज जीरो इज. ओके, सबसे पहले यहाँ पर वर्ड यूज करा एक्सेलरेशन. इक्वेशन आपको दी थी, इसमें x डिस्टेंस और a b c कांस्टेंट और t टाइम लेता है. सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप dx अपॉन dt निकालेंगे, ये आपका निकल गया वेलोसिटी. ठीक, फिर आप निकालेंगे d2x और dt स्क्वायर, ये आपका निकल गया एक्सेलरेशन. फिर उसको आप जीरो रखकर देखेंगे, आपकी अगर कोई वैल्यू आ रही है तो नॉन जीरो है, और अगर कोई वैल्यू नहीं आ रही तो इट इज जीरो. ठीक है, तो अभी ना मैं इसको पूरे को सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैं इनिशियली आपको बता रही हूँ कि मुझे पहले ही दिख रहा है कि 3 पावर है ना. तो अगर मैं यहाँ डिफरेंशिएशन करूंगी तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दिस इज 3ct स्क्वायर राइट. फिर मैं इसको आगे करूंगी, दिस इज 6ct हो जाएगा समथिंग. तो मतलब इसका डबल डिफरेंशिएशन में भी t इसके पास रह रहा है, मतलब ये नॉन जीरो है. हाँ, तो अगर ये नॉन जीरो है तो दैट्स मीन कि एक्सेलरेशन जीरो रखने पर भी कोई वैल्यू आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टी, इवन कांस्टेंट भी नहीं आ रही. तो वी सेड कि ये इक्वल टू जीरो नहीं, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब बी. ठीक है, तो इसको निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करना है. डिफरेंशिएशन में आप लोग स्मार्ट है ही, बस याद रखना जो dx अपॉन dt होता है ये v होता है, d2x और dt स्क्वायर जो होता है वो आपका एक्सेलरेशन होता है, यानी कि dv अपॉन dt, t के रिस्पेक्ट में करना होता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज 17th 18 भी दिख रहा है. चलिए 17 वाले क्वेश्चन पर आते हैं. 17 वाला क्वेश्चन बेसिकली प्रॉपर्टीज हो जाएगा. ग्राफ देख के डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. कहता है द वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल व्हिच इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन has been represented in a diagram. The corresponding acceleration versus velocity graph should be. देखो मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है ना. कैसे पता चला मुझे यूनिफॉर्म है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन था जब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में था, लेकिन अब मुझे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे करना है. वेलोसिटी एक्सेलरेशन का अभी आपको बताया था, कांस्टेंट नहीं, यूनिफॉर्म के लिए हमेशा पैराबोलिक होता है. पैराबोलिक एक ही नजर आ रहा है, दैट इज सी. समझ में आ रही है बेटा, मतलब ये ना कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझने. कांस्टेंट मोशन में यूनिफॉर्म और कांस्टेंट दो अलग अलग वर्ड हो गए. अगर यहीं पर मैं यूनिफॉर्म मोशन बोलती और कांस्टेंट मोशन, देखो मैं एक सिंपल सी बात बताती हूँ, इस वाले ग्राफ में अगर मैं आऊं तो इसको मैं कांस्टेंट बोलूंगी है ना. इसमें क्या हो गया, ये जो वेलोसिटी है फिक्स हो गई है ना, या एक्सेलरेशन दिया हुआ है, चलो एक्सेलरेशन की बात करते हैं. एक्सेलरेशन फिक्स हो गया है ना, एक्सेलरेशन फिक्स है, वेलोसिटी में चेंजेस आया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये कांस्टेंट ग्राफ हो गया. इसमें डी एक्सेलरेट हो रहा है, इसमें एक्सेलरेट हो रहा है ना. बट ये वाला जो है दिस इज द एग्जैक्ट ग्राफ. हमेशा याद रखना वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में हमेशा पैराबोलिक ही होगा. लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन सेम. देखो अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी तो सेम नहीं हो सकती, दैट्स मीन एक्सेलरेशन ही यूनिफॉर्म हो सकता है, इसलिए सी शुड बी करेक्ट आंसर ना. ये सारे क्वेश्चंस किससे बेस्ड हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपकी डेफिनेशंस पर बेस्ड हैं. ठीक, आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन अ बस सडनली स्टार्ट मूविंग द पैसेंजर रिसीव अ बैकवर्ड जैक. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोर्स. कौन सा, वही ढीठता वाला लॉ था, दैट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ. और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑप्शन में नहीं है.
है ना, लेकिन लॉ ऑफ इनर्शिया लग रहा है, तो यार न्यूटन फर्स्ट लॉ ही तो लॉ ऑफ इनर्शिया है, दिस इज सी, राइट। ओके, इसके भी दो लॉ होते हैं ना, एक है स्टॉप वाला, एक मोशन वाला, मतलब डेफिनेशन पढ़ी भी होगी आपने, डेफिनेशन ये है कि तब तक चलता रहूंगा जब तक कि पावरफुल फोर्स आके मुझे रोकेगा नहीं, तब तक रुका रहूंगा जब तक कि पावरफुल फोर्स आके मुझे पुल नहीं करेगा, धक्का नहीं देगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट assertion इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट रीजन। ओके, assertion रीजन वाला क्वेश्चन है, लुक एट द फर्स्ट स्टेटमेंट। Doubling the distance between two objects reduce the gravitational force between them 1/4। करके देख लेते हैं भाई, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब कहता है कि क्या कहता है, जो डिस्टेंस है ना दो ऑब्जेक्ट का, वो रिड्यूस टू डबल द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस डबल हो गया, मतलब ये आर जो है ये डबल हो गया, है ना, तो इसको लिया f डैश इज इक्वल टू जी m1 m2, और ये हो गया मतलब डबल हुआ 2r का स्क्वायर, दैट्स मीन 4r स्क्वायर, और ये इतना तो आपका f है, तो f डैश इज इक्वल टू f बाई 4 कितना हो गया 1/4, है ना। तो एक फिर रीजन कहता है द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, अच्छा ये इसने कहा बिटवीन देम इज टू 1/4, ये करेक्ट है, निकाल लिया हमने। अब सेकंड स्टेटमेंट रीजन देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। एब्सोल्युटली राइट, दोनों करेक्ट हैं, दोनों ने सही एक्सप्लेनेशन करी, दैट्स मीन ए शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वेरी सिंपल, आपका इलेक्ट्रिक करंट है आई, दैट इज योर चार्ज बाय टाइम, मतलब इसमें मास नहीं आ रहा, इसमें लेंथ नहीं आ रहा, तो अगर मुझे नहीं पता था तो एम नॉट और एल नॉट दोनों ही नहीं है ना, चार्ज है तो चार्ज और टाइम को एम्पियर ले लेते हैं, दोनों को एक हो गया एम्पियर, तो इसमें एम्पियर आ रहा है, दिस इज ए, और आई एम एल है ही नहीं, एम एल टी नहीं है, ए है सिर्फ, दैट्स वाई दिस इज बी। भाई करंट जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, और फंडामेंटल क्वांटिटी को ही हम डायमेंशन में लेते हैं, तो उसका एम्पियर है, दैट्स मीन ए होना चाहिए, ठीक है। चले 21 तक आपका हो चुका है, अब हम आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक सर्किट है जिसका चार्ज जो है वो 2 कूलम्स है, मूविंग थ्रू इट इन 3 सेकेंड, ठीक है। तो विच इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इन अ सर्किट इफ प्रेजेंट विल शो द करंट। सिंपल, मतलब करंट का फॉर्मूला लगाना है, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, और जो आपका Q है वो 2 है और टाइम 3 है, तो ये आ गया 0.7 अप्रॉक्स 6 पॉइंट समथिंग, बट 6 पॉइंट समथिंग यहाँ पर है नहीं, है ना, 6 है बट 6 पॉइंट नहीं है, तो इतना एम्पियर। तो दिस इज रीड बाय, कौन रीड करेगा भाई, अमीटर रीड करेगा ना करंट, तो शो द करंट वैल्यू इज 0.7, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू डिवाइस आर कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट दैट इज ए एंड बी इन अ पैरेलल, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है। A physical quantity that will remain the same between 2 point, बट ध्यान रखना जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना, जब किसी का भी ये A और B ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसमें सीरीज में क्या होता है, करंट सेम रहता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, तो दिस इज वोल्टेज, डायरेक्ट रूल है ना, रूल से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का है वहां का क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट 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 यही रहे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है हाउ मच हीट, मोर हीट इज प्रोड्यूस इफ द करंट इज डबल। देखो हीट का जो आपका फॉर्मूला होता है ना, ये होता है आई स्क्वायर आर टी, मतलब आई स्क्वायर और ये हीट। अब वो कहते हैं जो करंट है वो डबल हो गया, मतलब पहले आई था अब 2i हो गया, तो 2i का करेंगे तो 4i स्क्वायर हो गया ना भाई, तो जो हीट है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई। वी सेड बिल्कुल ठीक है, 4 टाइम्स द ओरिजिनल अमाउंट दिया हुआ भी है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ही हो गया ना। चले आगे बढ़ते हैं। द साउंड ऑफ अ वुमन इज मोर श्रिल देन अ मैन, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, दिस इज बिकॉज द वुमन साउंड। अच्छा अभी मैं बोल रही हूँ ये बात बहुत सही है, आप में से कुछ अच्छे बोल रहे हैं, नहीं नहीं, बहुत सारी फीमेल्स की आवाज एकदम इतनी श्रिल नहीं होती, और बहुत सारे मेल सिंगर भी होते हैं जिनकी वॉइस में श्रिलनेस होती है, दैट इज हो सकता है क्योंकि बेसिकली यहाँ पर प्रोबेबिलिटी टर्म में बात कर रहे हैं ना। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं रैट और लायन, तो आप बोलोगे लायन की आवाज में लाउड है लेकिन वो क्लियरनेस नहीं है, लेकिन जो रैट की आवाज है ना उसमें श्रिलनेस है ना, मधुरता है, मधुरता बोले या क्लियरनेस बोले, राइट। तो फिलहाल थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी रेशियो ज्यादा है फीमेल्स का, इसलिए ऐसा दिया है क्वेश्चन में भी, एनसीईआरटी में भी ऐसा ही दिया हुआ है। फिलहाल अगर ये है तो क्यों है, तो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द वन फैक्टर दैट इज पिच,
है ना, और पिच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो भाई अगर ऐसा है तो हमारी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, दिस इज हायर फ्रीक्वेंसी, ये रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक साउंड है जिसकी स्पीड है 340 मीटर पर सेकेंड, इज एमिटेड सोर्स। ठीक है, एको सुनाई दी आफ्टर 2 सेकेंड, तो डिस्टेंस निकालना है, बहुत इजी सा है, आपने वो फॉर्मूला पढ़ा है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, स्पीड 340 है, टाइम में याद रखना आपने जो भी टाइम आपको दिया होगा आप उसको हाफ कर लेंगे। रीजन, ये टाइम तो वो है ना जब गई और आई, है ना, आपको ऐसे सुनाई दी, तो यहां पर हाफ कर लेना टाइम को, और ये करा 1, दिस इज 340 मीटर, 340 इज इन ए ऑप्शन, दैट्स व्हाई ए शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27th क्वेश्चन, देख लेते हैं 27 क्या कह रहा है। 27 कह रहा है कि दो स्टेटमेंट है, वी कैन hear a sound after corners but around corner, but we cannot see the around corner. The wavelength of a sound wave is much larger than the wavelength of a light wave. Absolutely right. देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं कोने में खड़ी हो जाऊं, है ना, कोना थोड़ा सा छुपा हुआ है या कुछ टर्न है, कुछ ऐसा है, कॉर्नर है, तो कोई आवाज तो मुझ तक आ जाएगी, लेकिन मुझे चीजें दिखाई नहीं देंगी, है ना, जब तक मेरे सामने वॉल क्लियर ना हो। तो ऐसा इसलिए है कि जो साउंड वेव है वो वहां तक आ गई, लाइट वेव वहां तक नहीं आ पाई, कुछ ऐसा ही हुआ, या मेरी आई के अंदर वो रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाई, यही मतलब हुआ, है ना। तो यहां पर हम बात करते हैं वी कैन हियर साउंड अराउंड द कॉर्नर बट वी कैन नॉट सी द अराउंड कॉर्नर, हम उस अराउंड कॉर्नर को नहीं देख पा रहे हैं, यही मतलब हुआ ना। चलो, तो इसका मतलब ये है कि यस द ऑप्शन इज करेक्ट, ए स्टेटमेंट करेक्ट है और बी वाला भी उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। सेकेंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सी, राइट। तो रीजन यही होता है ना, देखो जब भी आपकी वेव के डिस्टेंस की बात की जाती है तो वेव का ट्रेवल डिस्टेंस को ही हम वेवलेंथ कहते हैं। तो डायरेक्ट है, प्रॉपर्टीज रिलेटेड क्वेश्चन है, आगे बढ़ लेते हैं। आगे हम आ गए 28 क्वेश्चन पर। क्या कहता है 28 क्वेश्चन? कहता है साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम। बिल्कुल नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? इलास्टिक वेव है, वह मैकेनिकल वेव है, रिक्वायर्ड अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। तो वी सेट करेक्ट है। अरे वाह, रीजन भी उसने वही दे दिया, साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव दैट रिक्वायर्ड द इलास्टिक मीडियम फॉर अ प्रोपोगेशन। एब्सोल्युटली राइट, डायरेक्ट कांसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है, दिस इज ठीक। Now come to the next question. Which characteristics of a sound wave is responsible for the phenomenon of reverberation? Reverberation क्या होता है? जैसे नहीं होता ई की आवाज बार बार सुनाई देना, है ना, तो reverberation और echo दोनों एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, बट एको के लिए जो डिस्टेंस है वो 17 मीटर से ज्यादा होना चाहिए और रिवर्बरेशन का जो डिस्टेंस है वो अंडर 17 मीटर होना चाहिए ना। मैं जनरली इसमें एग्जांपल देती हूँ कि मान लो हमें आ रही है, एक क्लासरूम है, हमने उसमें से फर्नीचर हटा दिया, कर्टन्स हटा दिए, तो कोई भी नहीं है उस रूम में, तो व्हेन आई क्लैप माई हैंड तो आई मुझे आवाज वो बार बार आ रही है, दिस इज कॉल्ड रिवर्बरेशन, है ना। रिफ्लेक्शन हुआ लेकिन 17 मीटर से कम था डिस्टेंस। बट अगर वही माउंटेन हिल पर आपने सुना होगा ना, वो हीरो हीरोइन का नाम लेता है, वो बार बार वापस आता है, तो यहाँ डिस्टेंस 17 मीटर से ज्यादा है, रिफ्लेक्शन यहाँ भी हो रहा है, लेकिन ये एको है। और वो जो क्लासरूम वाला एग्जांपल था वो क्या हो गया? रिवर्बरेशन। तो रिवर्बरेशन बेसिकली क्या है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ओके, चलिए अब हम आ गए हैं हमारे नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कहता है दो साउंड वेव्स हैं P एंड Q, दोनों की सेम स्पीड है एयर में, ठीक है, बट जो P है उसका ग्रेटर एम्पलीट्यूड है बट स्मॉलर वेवलेंथ है, जबकि जो Q ओके, मतलब Q वाली से उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, वेवलेंथ कम है। हाउ डज द लाउडनेस एंड अ पिच वी कंपेयर? बहुत इजी है, ध्यान से समझना। जो लाउडनेस है वो सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करती है, दैट इज एम्पलीट्यूड। मतलब P की लाउडनेस ज्यादा होगी तो P इज लाउडर, तो V से ठीक है, P इज लाउडर, तो P इज लाउडर में तो हमारे A और B दो ऑप्शन आ गए, क्योंकि हमारी नेक्स्ट क्या है? स्मॉलर वेवलेंथ भी है ना, तो और वेवलेंथ देन Q। तो सिंपल सी बात है
यहाँ पर भी टॉकिंग अबाउट पिच, पिच जो होती है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, और ऐसा कंसीडर करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो तो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन यहाँ हमारे पास कोई फैक्टर नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू एन लेमडा पर जाएंगे और दोनों के इनवर्स रिलेशन को कंसीडर करेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी, अच्छा मैंने यहाँ पे n लिखा है, एनसीईआरटी में इसमें न्यू लिखा हुआ है, तो न्यू भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन है, इसका मतलब अगर इसकी वेवलेंथ कम है क्योंकि, तो p की ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी, है ना, p की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, p की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो p की पिच भी ज्यादा होगी, तो p इज लाउडर एंड हायर पिच देन Q, दैट्स मीन A शुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है, पिच सिर्फ डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी के ऊपर एंड लाउडनेस डिपेंड कर रही है आपके एम्पलीट्यूड के ऊपर। तो ये थे बहुत अच्छे 30 क्वेश्चन का सेट, जिसमें आपके बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर हुए होंगे, आपको पता भी चला होगा कि हमें कैसे सॉल्व करना है, और ये भी पता चल गया होगा कि इसमें टॉपिक में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है क्योंकि आप भूलते जा रहे हो या आपने नहीं पढ़ा, वो आप देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन जो हम लेकर आते हैं ना टेस्ट आपके लिए, इसीलिए लेकर आते हैं ताकि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिले, और हेल्प मिलती भी है। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही कुछ अच्छे से क्वेश्चंस के सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।